गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन या सहसंबंध। इससे पूर्व हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन या सहसंबंध। सहसंबंध दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच आपस में संबंध स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि कैसे अगर एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी संख्या या दूसरे डेटा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि एक संख्या बढ़ती है और दूसरी संख्या उसके हिसाब से अगर बढ़ती है तो ऐसे सहसंबंध को हम धनात्मक सहसंबंध कहेंगे, और अगर एक संख्या के बढ़ने से दूसरी संख्या घटती है तो ऐसे सहसंबंध को हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सहसंबंध सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम खगोल शास्त्री ब्रावेस ने किया, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय प्राणी शास्त्री फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन को जाता है। यानी इसको विकसित तो फ्रांस के खगोल शास्त्री ब्रावेस ने किया था, लेकिन इसको उपयोग में लाना और इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन और पियर्सन को जाता है। पृथक पृथक विशेषताओं के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की और तथा उनके साथ साथ परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को बताने वाले सांख्यिकीय विश्लेषण को सहसंबंध कहा जाता है। हम यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, और दूसरा है लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन। यानी एक सहसंबंध धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है और वही दूसरा रेखीय और वक्र रेखीय हो सकता है। आश्रित एवं स्वतंत्र चर मूल्यों की संख्या के आधार पर सहसंबंध के प्रकार। पहला है सरल सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध। सरल सहसंबंध, अगर मान लो दो रेखाओं के बीच में एक लाइन सीधी आती है तो ऐसा सहसंबंध क्या कहलाता है? सरल सहसंबंध कहलाता है। लेकिन अगर एक रेखा के बदल एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है या कम होती है तो ऐसे सहसंबंध को हम बहुगुणी सहसंबंध कहेंगे। और आंशिक सहसंबंध में एक संख्या के बढ़ने से दूसरी संख्या बहुत कम बढ़ती है या बहुत कम जो है घटती है, तो ऐसे सहसंबंध को हम क्या कहेंगे? आंशिक सहसंबंध कहेंगे, जिसका मान 0 से और 0.9 के बीच में आता है। यदि अब इनको हम डेफिनेशन इनकी देख लेते हैं चारों प्रकारों की। यदि परिवर्तन दो चर मूल्यों में एक ही साथ एक दिशा में समान या स्थायी अनुपात में होता है तो उसको हम कहेंगे धनात्मक रेखीय सहसंबंध। जैसे इस प्रकार का ये संबंध है, ये x है और ये y है। अगर मान लो हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो इधर y की वैल्यू भी क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे सहसंबंध को हम कहेंगे धनात्मक। चूंकि एक रेखा में हो रहा है इसलिए इसको रेखीय सहसंबंध कहते हैं। सेकंड, यदि परिवर्तन दो चर मूल्यों के बीच विपरीत दिशा में समान या स्थायी अनुपात में होते हैं तो ऐसे सहसंबंध को ऋणात्मक रेखीय प्रकार का सहसंबंध कहा जाता है। इसको अगर हम इस प्रकार से देखें, ये x की वैल्यू है, ये y अक्ष है। अगर मान लो यहाँ हम देखते हैं और यहाँ हम देखते हैं तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ऐसा सहसंबंध जिसमें एक संख्या के बढ़ने से दूसरी कम होती है तो ऐसे सहसंबंध को हम ऋणात्मक रेखीय प्रकार का सहसंबंध कहते हैं। थर्ड है, यदि परिवर्तन दो चर मूल्यों में एक ही दिशा में असमान या अस्थायी अनुपात में होता है तो ऐसा सहसंबंध क्या कहलाएगा? धनात्मक
वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। जैसे इस प्रकार का सहसंबंध है, ऐसा सहसंबंध। फोर्थ है, यदि परिवर्तन दो चर मूल्यों में विपरीत दिशा में अस्थायी या असमान अनुपात में होता है तो ऋणात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाता है। इस तरह का सहसंबंध ऋणात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। नेक्स्ट, यहाँ हमने चारों टाइप के उदाहरण देखे हैं। पहला है ये धनात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध का उदाहरण है, जिसमें एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी लगातार उसके साथ उसी अनुपात में बढ़ रही है। दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध, जिसमें एक राशि बढ़ रही है, एक राशि कम हो रही है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में लगातार कम हो रही है। तो ऐसे सहसंबंध को ऋणात्मक रेखीय सहसंबंध कहेंगे, क्योंकि एक रेखा के रूप में हमें ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तीसरा है वक्र रेखीय सहसंबंध। इसमें ये जो सीधी लाइन प्राप्त नहीं होकर सहसंबंध की लाइन एक वक्र के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि एक संख्या के बढ़ने से दूसरी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन उनका बढ़ने का जो अनुपात है दोनों का वो निश्चित नहीं है। तो ऐसे सहसंबंध को हम धनात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध कहेंगे। और फोर्थ है ऋणात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध। नेक्स्ट है सहसंबंध ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां यहाँ पे हैं। जैसे हम यहाँ विधियों को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है अगणितीय विधि और दूसरा है गणितीय विधि। अगणितीय विधि में विक्षेप चित्र विधि है, स्केटर डायग्राम मेथड है, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। और गणितीय विधियों में हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, स्पीयरमैन की क्रमांतर विधि और संगामी विचलन विधि। तो ये विधियों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि सहसंबंध ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, एक नॉन मैथमेटिकल मेथड और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। तो यहाँ पे हम जिसका डिटेल में अध्ययन करेंगे वो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, सिग्मा कोष्टक में x माइनस एक्स बार डॉट y माइनस वाई बार कोष्टक में, और रूट के अंदर है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और सिग्मा y स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। यहाँ r क्या है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, और y क्या है, एक वेरिएबल है जिसको पहला वेरिएबल कहा है, और x पहला वेरिएबल है और y क्या है, दूसरा वेरिएबल है। अब हम यहाँ पे एक सवाल लेते हैं और उस सवाल के बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे हम कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 स्टूडेंट्स का क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं 2 सब्जेक्ट्स के, उनके बीच में हमें सहसंबंध ज्ञात करना है। यहाँ x और y की वैल्यू है हमारे पास। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे x की वैल्यू से समांतर माध्य और y की वैल्यू से y का समांतर माध्य। तो यहाँ सबसे पहले हमने x की वैल्यू को टोटल कर लिया है और y की वैल्यू को टोटल कर लिया है। इस तरह से सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x का मान हमारे पास है 65 और सिग्मा y का मान है 125। इस तरह से हमने x बार और y बार यानी x की वैल्यू का समांतर माध्य और y की वैल्यू का समांतर माध्य ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे x, कैपिटल X भी लिख सकते हैं, कैपिटल X बराबर x माइनस एक्स बार, यानी जो समांतर माध्य हमने ये लिया है उसमें से x की वैल्यूज़ को लेस करते जाएंगे। तो x की वैल्यूज़ को लेस करेंगे तो जैसे 5 माइनस 13, 9 माइनस 13, 13 माइनस 13, 17 माइनस 13 और 21 माइनस 13। तो इस तरह से हमारे पास ये
कैपिटल X की वैल्यू आ जाती है या x माइनस x बार की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे कैपिटल Y या y माइनस y बार की वैल्यूज। यहाँ पे हम देखेंगे कि y जो है हमारे पास कैपिटल या y की वैल्यू का समांतर माध्य कितना आया है, 25 आया है। तो 25 से हम क्या करेंगे, y माइनस y बार की हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हमने यहाँ देखा y का मान ये है 12 और y बार का मान है 25। तो इस तरह से 12 माइनस 25, 20 माइनस 25, 25 माइनस 25, 33 माइनस 25 और 35 माइनस 25। तो इस तरह से कैपिटल Y या y माइनस y बार का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x और y, कैपिटल X या कैपिटल Y या x माइनस x बार को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस y बार को आपस में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 और माइनस का 13 हमारे पास ये है। तो ये चूँकि ये वैल्यू प्लस में कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास दोनों वैल्यू माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आएंगे हमारे पास। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो ये 20 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 4 को 8 से करेंगे 32 आ जाएगा, 8 को 10 से करेंगे 80 आ जाएगा। इस तरह इनका हमने सिग्मा निकाल लिया, सिग्मा x y बराबर ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर हम करेंगे x स्क्वायर, x की जो वैल्यू है हमारे पास ये इसका वर्ग कर देंगे और यहाँ पे y की जो वैल्यू है मान है उसका वर्ग कर देंगे। इनके वर्ग का हम क्या निकालेंगे, सम कर लेंगे यहाँ पे दोनों के वर्गों का, x के वर्ग का भी और y के वर्ग का भी। अब हमको यही चीज़ें चाहिए जो हमारे फॉर्मूले में हमें पुट करनी है। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन के कॉफिशिएंट का, इसके अंदर ये वैल्यूज हमें पुट करनी है। हमने बताया था कि x माइनस x बार बराबर हम कैपिटल Y ले सकते हैं, y माइनस y बार बराबर हम कैपिटल Y लिख सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट करना है। x माइनस x बार और y माइनस y बार, x और y की जो वैल्यूज है हमारे पास दोनों को गुणा करने के बाद वो हमारे पास यहाँ आई हैं 236, ऊपर हमने लिख दिया। ऐसे सिग्मा x स्क्वायर हमारे पास 160 आया है, सिग्मा y स्क्वायर हमारे पास 358 आया है। उन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे फॉर्मूले में रख दिया है। हमने इनका स्क्वायर हमको करना है, सॉरी, जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दी हैं x माइनस एक्स बार और y माइनस y बार की, जो स्क्वायर करके हमने यहाँ टोटल सम किया है उनको हमने इस फॉर्मूले में रख दिया है। और फॉर्मूले में रखने के बाद हमने कैलकुलेशन किया है और कैलकुलेशन करने के बाद जो है हमारा जो स्मॉल r का मान है 0.8 आया है, यानी दोनों के मध्य जो सहज संबंध है वो 1 से कम है। इस तरह से हम कार्ल पियर्सन मेथड से कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करना, कोई भी इस तरह का 2 संख्याएं लेकर सवाल लेकर और नहीं आए तो डाउट्स अपने ग्रुप पे शेयर करना। थैंक यू।